हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अपने जीके जीएस के क्वेश्चन से। टॉप लेवल के जो है अपने जीके जीएस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, एग्जाम दिन ब दिन आ रहे हैं, तो हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर का हाल ही में 88, ठीक है, 88 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है। ठीक है, उनका नाम बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो ये अभी 2023 का है, ये करंट अफेयर में बैठ जाता है। ठीक है, तो सुनील दुरानी जो है इनका हुआ था, तो 2023 में हुई है इनकी डेथ। ठीक है, तो अगर अभी के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है वो हिट कर सकता है। ठीक है, ये एक इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं। इनका वर्थ जो है, इनका वर्थ जन्म जो है वो हुआ है अफगानिस्तान में। ठीक है, और खेला कहाँ है इन्होंने, प्ले किया है इन्होंने इंडिया में। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कामकाजी आजू जो होती है उसकी, ठीक है, हाँ, कामकाजी आजू वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्याओं आमतौर पर इतने बीच समूहितकृत किया जाता है। सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो उन्होंने पूछा कि वर्किंग एज जो है वो कौन सी होती है ज़्यादातर। ठीक है, वर्किंग एज 18 से 62, 16 से 60, 15 से 59 या फिर 14 से लेके 58 तक। जल्दी से देखिए, अगर आपको इस चीज़ का नहीं भी मालूम है, कॉमन सेंस से आप जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली दे पाएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 14 ईयर्स तक जो है वो एजुकेशन कंपलसरी है। अगर 14 ईयर से नीचे का बच्चा जो है वो काम करता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाता है। किस में आ जाता है वो आ जाता है चाइल्ड लेबर में। और आपको एक चीज़ और भी मालूम होगी इसी के साथ कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो किस एज में लगती है, जैसे ही इंसान 60 ईयर्स टच करता है, 60 साल का हो जाता है, तो उसकी क्या लग जाती है, ओल्ड एज पेंशन लग जाती है। तो इसके बीच की जो एज है उसी के बीच में डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है कि वर्किंग एज होगी। ठीक है, 60 साल में आपको मालूम है रिटायरमेंट हो जाती है, ओल्ड एज पेंशन लग जाती है। तो 14 से 60 के बीच में 15 से लेके 59 तक जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 15 से लेके 59 तक की जो एज है ये एक वर्किंग एज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी इन जनवरी 2023। नॉर्थ इंडिया की बात की गई है। ठीक है, उत्तर भारत की बात की गई है कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग क्या हो जाएगा कि जो तैर रहा है। ठीक है, कोई पानी वानी के ऊपर है, जहाँ आप कह सकते हैं कोई झील के ऊपर है, इस टाइप का। ठीक है, जो तैर रहा हो, सबसे बड़ा वो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ में किया गया है। देखने की बात यह कंफ्यूज आप यहाँ पे इसलिए हो सकते हो क्योंकि सभी जो है ये नॉर्थ की सिटीज़ हैं। ठीक है, शिमला को आप हटा सकते हैं, बठिंडा भी, पंजाब भी, ठीक है, लखनऊ भी आ जाएगा यूपी वाली साइड। तो ये जो है सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो है वो चंडीगढ़ जो है, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चंडीगढ़ में जो है वो किया गया है इनोग्रेटेड। ठीक है, चंडीगढ़ में लगा है। और इसके ऊपर लगभग लगभग कॉस्ट की बात की जाए तो 12 करोड़ के करीब करीब, 12 करोड़ के करीब करीब जो है वो कॉस्ट जो यहाँ पे आई है। और अगर इसी के साथ बात कर लिया, ये देखिए ये तो आ गया भाई हमारा नॉर्थ का, नॉर्थ का आ गया चंडीगढ़ में। अगर बात होती कि इंडिया का लार्जेस्ट, ठीक है, अगर बात होती कि इंडिया का लार्जेस्ट बताइए तो कहाँ आपका आंसर कहाँ जाना था, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना में आपका आंसर जाना था। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2022 में हुआ था। और कौन से मंथ में हुआ था, जनवरी के मंथ में हुआ था। क्लियर है जहाँ तक। किसी भाई को कोई डाउट रह जाता है कोई क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स नीचे मेरे भाइयों खुले हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर और अपडेट्स रेगुलर चाहिए तो नीचे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक दिए रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो भी आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है इसकी, हाँ, ट्रांजिशन आउटलुक जो है इसकी रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो है रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। टोटल मेरे भाइयों 20 क्वेश्चन की क्लास होगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और सभी दोस्तों को टारगेट जो है अपना एटलीस्ट 15+ का होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, इतने हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपको आने ही चाहिए। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जो हैं अपना आंसर भी देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी के साथ। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र।
ठीक है। अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी लिखा गया है, ठीक है, पर ज़्यादातर जो है इसका उल्लेख जो है आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र से होता है। तो अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जल्दी से। ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड है, ठीक है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में दो जो है मेन एक्ट आए थे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे 1960 पे, ठीक है, दो मेजर प्रोग्राम चलाए गए थे। वो उनका सिंपल इतना सा बताना है कि उनका नाम, ठीक है, प्लस वो कौन से वर्ष में जो है वो लॉन्च हुए थे, ठीक है, जिनको मेनली जो है रेफर किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, ठीक है। तो इनको याद करने की मैंने एक ट्रिक रखी हुई है कि इसको मैंने कैसे याद किया हुआ है कि IAAP, ठीक है, और IADP, ठीक है, ऐसे करके नाम याद रखे हुए हैं, ठीक है। और ये आएंगे हमारे इंटेंस एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 64 और 61। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चंद्रयान 3 की बात की जाए, चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुई थी हाल फिलहाल में, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है यह चंद्रयान 3 का वो क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग, क्या उनका ये मकसद था कि सॉफ्ट मतलब आराम सेफ जो है वो लैंडिंग की जाए, ठीक है, ल्यूनर सरफेस पे, या फिर ये था कि रोवर को मून पे उतारा जाए, या फिर ये था कि कंडक्ट सीतु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये सभी जो हैं ये उनके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल सही सही आंसर जो है वो बैठ जाएगा। किसी बच्चे को मालूम हो कि चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किस डेट को हुआ था? चलिए ये आपको एज अ होमवर्क के क्वेश्चन में देता हूँ कि लॉन्च किस डेट को हुआ था, ठीक है, और मून पर लैंड किस डेट को किया था। जिस जिस बच्चे को आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, जिस जिसको भी मालूम होगा। अगर जिसको नहीं मालूम है वो आके देख सकते हैं वहां से आंसर, ठीक है। इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द हाइड्रोकार्बन विच हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन बताइए जिसके बीच में दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, दो कार्बन एटम्स के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, उसे हम नॉर्मली जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं जिसमें दो बॉन्ड होते हैं? बे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बॉन्ड जो होता है वह क्या कहलाता है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, नेचुरल या फिर इनऑर्गेनिक। 5 सेकंड लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं ना, ये सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सैचुरेटेड जो होते हैं ये सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल कार्बन रहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें डबल या फिर ट्रिपल रहता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड में डबल या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रिपल कार्बन बॉन्ड जो है इसमें रहता है। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि इन्होंने बोला क्या है कि टू कार्बन डबल बॉन्ड की बात की गई है, ठीक है, दो कार्बन में डबल बॉन्ड की बात की है, डबल और ट्रिपल जो है वो अनसैचुरेटेड में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे होता कि सिंगल, डबल की जगह अगर यहाँ पे सिंगल होता तो सैचुरेटेड जो है हमारा आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शांति स्वरूप वातनागर प्राइज इज एनुअली अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच एरिया। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, शांति स्वरूप वटनागर प्राइज जो है वाटनागर, ये किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जैसे अलग अलग प्राइज होते हैं, नोबल वाले हो गए, नोबल प्राइज हो गए लिटरेचर वगैरह की फील्ड में आ जाएंगे, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स की फील्ड में आ जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड आ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, सभी जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो सिंपल सा हमें ये बताना है, ये दिया जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी। किस में दिया जाता है? साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये दिया जाता है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे उम्मीद कर रहा हूँ आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, लाइव चैट भी खुला है आपके लिए, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप जो है वो बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। मैं डेफिनेटली आपको आपका कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विच ऑफ दिस साइंटिस्ट इज नॉट लिंक्ड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन के इन्वेंशन को लेकर इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जो उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, टेलीविजन के इन्वेंशन को लेकर कौन सा साइंटिस्ट है जो उससे संबंधित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, आंसर आने दीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा क्रिश्चियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये संबंधित है थ्योरी ऑफ लाइट से। थ्योरी ऑफ लाइट, यहां तक क्लियर है? थ्योरी ऑफ लाइट से संबंधित है क्रिश्चियन। बाकी जो हैं ये सभी टेलीविजन से संबंधित रहेंगे। जॉन भी रहेंगे, व्लादिमीर भी रहेंगे और फिलो। व्लादिमीर पुतिन मत समझिएगा इसको, रशिया का। ठीक है, ये और है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द विल विच प्रोवाइड फॉर द ट्राइवल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन वाज बाय इंडियन वाज। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स आते थे या फिर यूरोपियन पर्सन्स आते थे, उनके लिए प्रावधान के लिए, उनके प्रावधान के लिए कौन सा बिल जो है वो इंडियंस ने लाया हुआ था। हेस्टिंग बिल, डलहौजी बिल, इल्वर्ट बिल या फिर जॉर्ज बिल। ठीक है, कौन सा था? तो ये था इल्वर्ट बिल। कौन सा? इल्वर्ट बिल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके लिए कौन सा बिल था? इल्वर्ट। ये जो है ये 1883 में लाया गया था। 1883 में लाया गया था, रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, रिपन के द्वारा लगाया गया था। और इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन जो जजेस हैं, ठीक है, भारत के जो न्यायाधीश होते थे, इंडियन जजेस होते थे, ठीक है, वो भी जो है वो भी केस ट्राई कर सकते थे ब्रिटिशर्स का। ठीक है, वो भी क्या कर सकते थे? ब्रिटिशर्स का केस ट्राई कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नूपा डांस जो है वो कहाँ से एसोसिएटेड है? नूपा डांस। चलिए जल्दी से बात करते हैं नूपा डांस की। तो नूपा डांस भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठेगा मणिपुर के साथ। नूपा डांस जो है वो कहाँ का है? मणिपुर का। चलिए इसके सिवा स्टेट्स हैं, ठीक है, कर्नाटक है, जैसे कर्नाटक का डांस बता दीजिए जल्दी से। फिर कर्नाटक के बाद झारखंड आ जाएगा, झारखंड के डांस हो गए, तमिलनाडु के डांस हो गए। तमिलनाडु की बात की जाए तो इसमें सबसे पुराना डांस आता है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस भी है और ये सबसे पुराना डांस भी है। ये लगभग मान्यता है 2000 साल पुराना डांस है। और झारखंड की बात की जाए तो चाऊ डांस जो है, चाऊ डांस झारखंड का फेमस डांस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, जीडीपी के ऊपर है कि दी जीडीपी एस्टीमेट मेथड मेजरिंग दी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट बाय द फर्म इज कॉल्ड। हाँ, तो जीडीपी जो है उसको मेजर करने के लिए जो भी क्या कहते हैं आप, फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो भी फर्म्स होती हैं, कंपनी कह सकते हैं आप, फर्म्स होती हैं, उसको मेजर करने के लिए वो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जीडीपी के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो इसके लिए यूज किया जाता है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। कुछ जगहों पे प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। वैल्यू एडेड मेथड भी जो है इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए ये जो इतने सारे नाम हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फूड चेन के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेवल ऑफ फूड चेन इंक्लूड टाइपा, ब्लरशिज, सेग्रिटा, हाइड्रिला, रूपिया, चारा अकरिंग इन कंसेंट्रिक लेयर फ्रॉम दी पेरिपेरी टू दी डीप रीजन। ठीक है, ये सब जो हैं ये किस में आते हैं? कौन सी आप कह सकते हैं, देखिए जैसे फूड चेन की बात की जाए, कुछ होते हैं प्राइमरी, ठीक है, एक आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर हो गए, फिर आ गए प्राइमरी आ गए, उसको खाने वाले आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में जैसे आपको मैं अगर समझा दूँ, सिंपल वे से अगर समझा दूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए जैसे मान लीजिए एक घास है, ठीक है, ग्रास आ गया सबसे पहले, फिर ग्रास को कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। ठीक है, ग्रास होपर खाता है। फिर ग्रास होपर को कौन खाएगा भाई? फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाएगा। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये फूड चेन का क्वेश्चन है। स्नेक को कौन खा जाता है? हॉक खा जाता है। ठीक है, हॉक या फिर आप ईगल कह सकते हैं। ठीक है, ईगल को कौन खाता है? ईगल जब डेड हो जाती है तो वो डीकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है? डीकम्पोज, गल जाना, सड़ जाना। ठीक है, वो तो उन्होंने पूछा है कि ये जितने भी नाम्स हैं, ठीक है, हाइड्रिला हो गया, रूपिया हो गया, चेरा हो गया, ये इनमें से कौन सी स्टेज में जो हैं वो आते हैं? क्या ये जो हैं ये प्रोड्यूसर हैं? क्या प्राइमरी हैं? क्या ये सेकेंडरी हैं? या फिर ये
टर्शरी हैं, ठीक है, कौन से नंबर के कंज्यूमर हैं, तो ये जो हैं ये प्रोड्यूसर्स में आते हैं, ग्रास की प्रजाति में, ठीक है। तो किस में आएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगर जैसे ये पूछ लेते ईगल का पूछ लेते तो ईगल आ जानी थी हमारी किसमें, डीकंपोजर्स में, ठीक है। अगर पूछ लेते स्नेक्स का पूछ लेते, फ्रॉग का पूछ लेते, ये आ जाना था टर्शरी में, सेकेंडरी में, ग्रासहोपर आ जाना था हमारा प्राइमरी में। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस नाम जो है ये नाम थोड़े अटपटे से हैं जिसके कारण कुछ बच्चे जो है इसमें पजल हो सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यार ये कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए हैं, ये स्क्रीन पे नहीं आते तो इस वजह से मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर एज डिसइंफेक्ट, ठीक है। तो जो प्योरीफाई वाटर प्योरीफाई करने के लिए सिंपल सा पूछा है कि कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल जो है वो यूज किया जाता है, कौन सा केमिकल यूज होता है, बताइए जल्दी से। प्योरीफाई वाटर करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, प्योरीफाई वाटर एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, तो वो होता है क्लोरीन। जब भी पानी को प्योर करने की बात आए तो क्लोरीन के साथ आप आंख बंद करके जा सकते हैं। अपने एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आप कहीं सिटीज़ में गए होंगे, स्पेशली सिटीज़ में बात कर रहा हूं, अगर गांव में है, गांव में क्लोरीन यूज़ नहीं होता। सिटीज़ में जहाँ स्टोर्ड वाटर आता है उसमें अगर आप नीचे हाथ रख के देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए वो पानी जो है सफ़ेद हो जाता है, फिर उसके बाद खुद ही वो कुछ सेकंड्स में ही पानी का कलर नॉर्मल हो जाता है। तो जो पानी वैसा लगे उसमें क्लोरीन, आप समझ सकते हैं कि उसमें क्लोरीन ऐड किया गया, क्लोरीन की मात्रा उसमें डाली गई होती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दी साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी एंड नुसरत फतेह अली खान आर एसोसिएटेड विद विच सिंगिंग स्टाइल। मेरा ये मानना है कि अजीज़ वारसी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने नाम ना सुना हो, नुसरत फ़तेह अली खान जो है ये बच्चों ने नाम सुना ही होगा। तो इन्होंने पूछा है कि वो कौन सी सिंगिंग स्टाइल से रिलेटेड हैं। नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाली जो है बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। कौन सी कव्वाली है, कौन सा बच्चा होगा जिसने नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि फेमस टाइप व्यक्ति हैं, स्पेशली किस फील्ड में, कव्वाली की फील्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन मीन्स, पर कैपिटा देश के प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखिए कि रिवेन्यू पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से मेजर होती है, या फिर एक अमीर फैमिली जो है उसकी इनकम, या फिर रिवेन्यू पर हाउस होल्ड पर ईयर, पूरे घर पे, ठीक है, हाउस होल्ड आ जाएगा, घर में जितने भी सदस्य हैं 1, 5, 10 जितने भी हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी में बोला इनकम ऑफ फैमिली विद 4 पर्सन, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है एक वर्ष के अंतराल में जो इनकम प्रोड्यूस कर रहा है, रिवेन्यू जनरेट करता है, उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि कोई क्वेश्चन रह जाता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस फैक्ट इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैव। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई यहाँ पे, आपको मैं 1 मिनट समझा देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। हाँ देखिए क्लियर आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए मैग्नेट होता है, ऐसे मान लीजिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ एज्यूम कर लेते हैं, ये साउथ एज्यूम कर लेते हैं। होता क्या कि इसमें से कुछ ऐसे करके लाइंस निकलती हैं, आपने अगर अपनी बुक्स वगैरह पे भी देखी होंगी ऐसे बने हुए, जब मैग्नेट का आपने टॉपिक पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन निकलती हैं वो एक दूसरी लाइन को जो है वो काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न जो है उन सभी में जो है वो एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ उन सभी में एक यूनिक वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे दिख रहा है, और यूनिक वैल्यू एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में हर एक पॉइंट के ऊपर उनके पास एक यूनिक वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरकट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो सभी अलग अलग जाती हैं, ठीक है। तो आज के जो 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस की क्लास हो चुकी है। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कि क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। कोई अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सभी बच्चों ने एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो जो बच्चे नए हैं,
ठीक है। आपको डेली बेस पे वीडियोस मिल रहे हैं आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। जीके जीएस पे हमारा स्पेशल फोकस है, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस जो ऑलमोस्ट नंबर को कवर करता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए बच्चे जितने भी हैं, और हो सके तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और अपने रिव्यूज़, जो भी आपके कमेंट रहेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।